हमें जो पढ़ना है खास करके पॉलिटी में, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, ताकि जो है चीजें हमारे साथ जुड़ जाए अच्छे से। तो ठीक। सर मेंस के लिए है ना वो, जो सर 140 नंबर का, उसी का ही ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जीएस के लिए। जी। जी सर। ठीक है। देखो, पहली बात, सबसे हम पहले शुरू करेंगे तो फैक्चुअल डेटा की तरफ ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल डेटा ना रिटन नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो रिटन नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पे प्रस्तावना से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? कहाँ से स्टार्ट जी करें? सर। प्रस्तावना से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रस्तावना में एक चीज मुझे बताइए कि स्रोत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या क्या है, या फिर ये कहाँ से लिया गया है, किस तरीके की चीजें हैं, कब शामिल किया गया, ये सब पता है आपको? जी सर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सर ये प्रस्तावना। नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ये से प्रस्तावना की प्रस्तावना नहीं ली गई है। देखो, ध्यान प्रस्तावना की रखो, भाषा। दो चीजें बिल्कुल। जी सर एक है वो। प्रस्तावना। और वो सर विचार अमेरिका से लिए गए, वो ठीक है। प्रस्तावना सर वो और अमेरिका से। और दूसरी भाषा। जी ठीक सर। है। भाषा हमने ले ली है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। जी सर। ठीक है। और प्रस्तावना का जो ढांचा है, जो मतलब अगर कहें तो स्ट्रक्चर्ड है, जैसे हम भारत के लोग से जब हम शुरू करते हैं, ये वाला जो है यूएसए से, जी यानी सर। अमेरिका से। ठीक है। लेकिन इसका जी सर। ओरिजिन एक और भी है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। जी सर, हाँ, वो उद्देश्य प्रस्ताव, हाँ, जो जवाहरलाल नेहरू का, जी सर वही। ठीक है। बिल्कुल। आपने ये तो बता दिया कि किसने लाया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जी गया था, सर। लेकिन कब लाया गया था ये बता सकते हो? 13 दिसंबर 1946 को सर। ठीक है। दैट्स गुड। 13 दिसंबर 1946। तो अब जब ये चीज आप बता रहे हो, तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, संविधान सभा की पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी सर। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष किस दिन चुने गए थे? सचिदानंद सिन्हा थे सर। बिल्कुल, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और कब चुने गए थे, मैंने ये पूछा है, तारीख। सर ये डेट तो मुझे नहीं पता है ये। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? चलो, अभी इस स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सर। ये भी कब चुने गए थे, कुछ याद है? ये सर 11 दिसंबर के आसपास, 11 जो दूसरी बैठक हुई थी सर, 11 दिसंबर 1946 को सर, उस टाइम। ठीक है। अब समझना कैसे याद रखना है। आपने कहा कि आपको याद नहीं है। ठीक है। अगर दूसरी बैठक ये थी, तो पहली बैठक में ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, इसका मतलब है। ठीक है। और पहली बैठक कब हुई जी थी? सर। 9 दिसंबर 1946 को सर। ठीक है। क्लियर? क्लियर है? पहली जी बैठक सर। में ही जो है सबसे पहला, अगर कोई सभा आयोजित की जाएगी, ध्यान रखना, अब इसका लॉजिक है, कोई सभा आयोजित की जानी है तो इसका सीधा सा मतलब है उसका कोई जो है नियामक अध्यक्ष होगा। ठीक है। अध्यक्ष मैंने नियामक बोला, रेगुलेटर, यानी उसको जो है एक तरीके से उसकी बैठकों के आयोजन को, सत्र के आयोजन को जो है व्यवस्थित तौर पे संचालित करने की भूमिका निभाएगा। तो जब पहली ही बैठक होगी, तो उसमें ही जो है क्या जरूरत पड़ जाएगी, अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक ही 9 दिसंबर को हो रही है, तो उसी दिन उसने अपना जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना। और उसके बाद दूसरी बैठक जैसे ही हुई, उसमें प्रॉपर क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। क्लियर? तो ये पॉइंट्स क्या हैं, जी सर। बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। संविधान सभा निर्मित होगी, संविधान सभा के सारे सदस्य चुने जाएंगे, उसके बाद संविधान सभा का एक अध्यक्ष चुना जाएगा, पहले अस्थायी चुना गया तात्कालिक तौर पे, फिर अस्थायी के बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद क्या आना चाहिए कि संविधान सभा को करना क्या है। ठीक है। तो जी सर। संविधान सभा को करना क्या है, वो कब आया? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर, जी ठीक है। सर। उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर को यह डिफाइन किया गया कि भाई हमें क्या करना है।
ठीक है। हमें कैसा जी सर। संविधान बनाना है, क्या क्या चीजें रखनी है, क्या नहीं रखना है, उन सब का एक मोटा खाका खींच करके प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। उस प्रस्ताव के जी सर। आधार पे फिर हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। क्लियर? जी क्लियर है? सर। अब हमारे संविधान से संबंधित कुछ स्रोतों को हम समझ लेते हैं, यानी प्रस्तावना की बात करें तो। ठीक है। प्रस्तावना की अगर बात करें तो विचार, यानी कि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से हमने लिया है, यानी कि एक तरीके से जी सर। उसका ढांचा हमने वहां से अपनाया है। लेकिन भाषा हमने चुन ली ऑस्ट्रेलिया की, और साथ में ऐड कर दिया न्याय की अवधारणा, जो हमने रूसी क्रांति से ले ली, यानी रूस से ले लिया। जी सर। ठीक है। जी सर। फ्रांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने सबसे पहले नागरिक क्रांति बड़े पैमाने पर की थी, राजतंत्र के अगेंस्ट। ठीक है। यानी कि जी एक सर। तरीके से जो है सर्वहारा की क्रांति मानी जाती है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा आएगी। और यही बंधुत्व जो है आगे चल करके आपका राष्ट्रवाद का आधार बनेगा। जस्ट कुछ चीजें थोड़ा जी सा सर। ऐड करूंगा ताकि आपको आसानी से याद रहे। ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें जब मैं जी सर। आपको बताऊंगा तो इसका एक फायदा मिलेगा कि आपके साथ ये चीजें जुड़ जाएंगी। क्लियर? अब ये चीजें हैं, तो जी अब सर। हमारी प्रस्तावना में 4 देश शामिल हैं, जिनसे कुछ न कुछ हमने लिया हुआ है। जैसे विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, न्याय की अवधारणा हमने सोवियत रूस से ली है, रूस की बजाय सोवियत रूस में बोलूंगा। फ्रांस से हमने लिया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा। ठीक है। और ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? जी सर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें कुछ जो है आपको केसेस की जानकारी होना जरूरी है। अच्छा, चलो पहले ये मुझे बताओ कि राष्ट्र का स्वरूप क्या बताया गया है उसमें? प्रस्तावना में सर राष्ट्र सर का स्वरूप क्या है, बता सकते हो? मैं समझा नहीं सर, इसका मतलब क्या? यही चीज अगर वो पूछे कि प्रस्तावना में राष्ट्र का स्वरूप कैसा बताया गया है, तो आप कैसे इसका उत्तर दोगे? अगर एमसीक्यूज आता है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन स्वरूप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने की बात करते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। जी सर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। राइट, यही बोलते हैं। तो जी सर। बेसिकली अब देखो, यहाँ पे जो हमारा गणराज्य है, भारत को एक क्या बनाना है भारत को? भारत को बनाना है पहले गणराज्य। ठीक है। जी सर। अब उसकी विशेषता क्या होगी? लोकतांत्रिक होगा। ठीक है। उसकी विशेषता क्या होगी? पंथ निरपेक्ष होगा। उसकी विशेषता पंथ क्या होगी? निरपेक्ष। जी सर। समाजवादी होगा। और उसकी विशेषता होगी पूर्ण संप्रभुत्व या संप्रभुत्व संपन्न होगा, या संपूर्ण जो है प्रभुत्व संपन्न होगा। क्लियर? ये जी जो सर। शब्द है जी। बेसिकली भारत को क्या बनाने की प्रस्तावना बात करता है। तो भारत जो राष्ट्र है, प्रस्तावना में उसका स्वरूप भी बताया गया कि ऐसा स्वरूप हम बनाएंगे जिसमें उसको क्या करना है? संप्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य भी होगा। क्लियर? तो ये हम जी वहां सर। के ढांचा बताते हैं ये बनाने के लिए कि भाई हमारा राष्ट्र कैसा होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको जोड़ के रखना है। आपको पता ही है इजीली कि ये दो शब्द जो हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, बाद में जोड़े गए हैं, यानी संविधान में आरंभ से जी सर। नहीं रहे हैं। तो ये कब जोड़े गए हैं? सर ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। 42वां संशोधन 1976। 76। ठीक है। क्लियर रहिएगा। अब इस चीज को लेकर के हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे बता सकते हो आप कि यहाँ पे स्वतंत्रता कितना प्रकार बताया गया? स्वतंत्रता का प्रकार कितने प्रकार से बताया गया? समानता जी सर। कितने प्रकार की बताई गई है? न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? सर समानता, सर बंधुत्व है सर।
नहीं, समानता कितने प्रकार की है? समानता तो सर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सर, वो है क्या, वो तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता हो हो जाएगी। जाएगा। ठीक है, वो जी तो सर। स्वतंत्रता हो गई। और सर और सर मुझे समानता सर समझ नहीं आ रहा अभी सर, ये याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। नहीं समानता सर पता समानता नहीं। पे हम आएंगे, अभी हम बात कर लेंगे। लेकिन मुझे न्याय बताओ पहले। न्याय है सर, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सर। ठीक है, जरा अब प्रस्तावना याद है, टूटे फूटे तरीके से भी। सर पूरी सर ये अभी याद नहीं है, याद किया था सर मुझे सर ऊपर से, सर उतना ज्यादा याद नहीं है सर क्लियर, लेकिन सर पढ़ा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है। तो मुझे बस बताओ, थोड़ा बहुत जो याद है, टूटी फूटी ही सही, लेकिन बताने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि कहाँ पे तुम फंसते हो और कहाँ पे क्या चीज है। स्टार्टिंग सर बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम भारत के लोग। मुझे सर इसके बाद सर मुझे याद नहीं आ रहा सर ये। पूरा बोल के तो देखो लोकतांत्रिक एक बार। गणराज्य। भूल जाओ कि नहीं याद है, बोलना शुरू करो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ठीक है। विचार विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऐसे सर है, मुझे और आगे की याद नहीं आ रहा। मुझे सर पूरी याद नहीं आ रही है, बिल्कुल लेकिन ठीक है, याद कोई किया बात था नहीं सर। है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो याद नहीं रह, मतलब याद क्यों नहीं है वाला कॉन्सेप्ट मैं लूं। मैं मतलब इस चीज को लेने के लिए कतई ही तैयार नहीं हूँ। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि चीजों को लेकर के थोड़ा सा क्लासीफाई होना हो। ठीक है। हम चीजों को वहां से पिक आउट कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, और उसको फिर हम जोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो न्याय आपने बताया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की है। ठीक है। जी अगर सर। बात करें स्वतंत्रता की, तो आपने स्वतंत्रता, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, वो आपने बताया है, क्लियर है। अब बात आती है जी सर। समानता। तो समानता के लिए क्या क्या शब्द वहां पे मिले हैं, बता सकते हो? बंधुत्व की बात करते हैं हम, अखंडता की बात करते हैं। इसके अलावा बताओ। सर मुझे सर अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने याद किया है सर। आई थिंक सर दो हैं, दो समानताएं हैं उस पे शायद। हाँ बिल्कुल, बताओ। दो हैं। सर ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऐसा है क्या सर? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। ठीक है। अब समझो, क्लियर हुआ? यानी कि कुछ चीजें जो जोड़नी होंगी, हमें ऐसे रखना होगा। हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, और 3 प्रकार का न्याय। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे अगर बात करें, जैसे आप आगे अगर कभी बढ़ते हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर। जी सर। ठीक है, कि ये जो समानता है, अब ये समझो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चल करके आप अगर देखोगे, तो ये दोनों जो है हमारे समानता के अधिकार में भी शामिल हैं। ठीक है। जी सर। अवसर कहाँ पे है और प्रतिष्ठा कहाँ पे, हम बोल सकते अवसर आर्टिकल में अगर जाएं सर, हैं? हाँ बिल्कुल, आर्टिकल्स में मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल सर 16 में है सर, ये अवसर की समानता 16 में। ठीक है। प्रतिष्ठा। और सर प्रतिष्ठा सर हाँ बिल्कुल, प्रतिष्ठा। याद आर्टिकल नहीं है सर 15 क्या मुझे। कहता है? सर जी सर, उसमें है ना सर, धर्म जाति मूल लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर जो है विभेद नहीं किया किसी जाएगा। भी प्रकार का उस पे सर। भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है वहां पे प्रतिष्ठा जी को सर। बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा जी कई सर। सारे हैं। जी सर। ठीक है, 17 में भी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात करोगे तो वहां भी प्रतिष्ठा की बात की गई है। आप 18 में भी जी सर। जाओगे तो किसी को उपाधियों का जो है उपाधि नहीं देना, वो भी प्रतिष्ठा की समानता की बात करता है। ठीक है। जी सर। तो अवसर की समानता जहां पे 16 हमें देता है,
वहीं पे 15 भी देता है। ध्यान रखना, एजुकेशन में जो रिजर्वेशन होता है शिक्षा में, अगर किसी को शिक्षा में रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो कहाँ पे जाता है, वो अनुच्छेद 15 के अधीन चला जाता है। जैसे जो, अगर कहें तो जो मान्य आरक्षण है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो एजुकेशन में आरक्षण है, वो आर्टिकल 15 के थ्रू जो है संपोषित होते हैं। ठीक है, 15 उनको संरक्षित करता है। और 16 में जो है सार्वजनिक सेवाओं में शामिल होने की बात करता है, सार्वजनिक सेवाओं की। तो हम कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भाई अवसर की समानता हमें वहां पे दिखती है सार्वजनिक सेवाओं में शामिल होने के लिए। क्लियर? तो ये जी जो सर। अवधारणाएं हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, कि जैसे हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को जब बनाने की बात करते हैं तो कौन संविधान बना, सॉरी, कौन संविधान बना रहा है रवि? संविधान सभा सर। संविधान निर्माता संविधान सभा कौन सर। है? संविधान। भारत का संविधान तो बनाने वाला कौन है? अगर मैं ये आपसे पूछूं, भारत तो का वो तो संविधान सर संविधान सभा बनाएगी ना सर। मूल स्रोत कौन है? मूलतः कौन बना रहा है? सर उनका एक व्यक्ति है, उनका नाम सर याद नहीं आ रहा, नहीं, BN राव है क्या सर? नहीं, नहीं, वहां पे नहीं जाएंगे। हम भारत के लोग। अच्छा जी सर, वो। जी सर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान जनता समझ करेगी से सर। समझना, लोग जो जी सर। संविधान सभा है वो भारत के लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे ये संविधान बना रही है। ठीक है, तो इसका जी सर। मतलब क्या हुआ, भारत के लोग ये संविधान बना रहे हैं। और जो ये संविधान बनाया गया है उसको भारत के लोगों ने ही खुद को आत्मार्पित किया है, यानी खुद को ही सौंपा है। तो इसमें जितने अधिकार दिए गए हैं उतने दायित्व भी अपने आप इस पे आ जाएंगे। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो आत्मार्पित करने वाला जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है हमारा। क्लियर? अब हम बात करेंगे जी संशोधनीयता की। संविधान में प्रस्तावना को लेकर के सबसे बड़ी लड़ाई जो उभरी, वो ये कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। क्लियर? एक और जी सर। डिबेट है, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वो हमारी जरूरत नहीं है। तो प्रस्तावना अभी क्या स्थिति है, बता सकते हो? कि संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो संविधान का भाग है या नहीं है, वो उस बाध्यकारी या प्रवर्तनीयता उसके प्रभाव अधीन है या नहीं है, प्रवर्तनीयता के प्रभावाधीन अगर कहें तो प्रावधान अधीन है या नहीं है, ये भी बताओ आप। सर ये तो अभी वर्तमान में सर संविधान का भाग है सर। ठीक है, और इसमें संशोधन भी सर किया जा सकता है सर। ठीक है। और प्रभाव, प्रवर्तनीयता की, प्रभाव की बात करो, अब बताओ प्रवर्तनीय और ये होता सर है। न्यायालय न्यायालय में सर ये अपरिवर्तनीय है सर। परिवर्तनीय नहीं। प्रवर्तनीयता का मतलब होगा अपरिवर्तनीय नहीं बोलना है, अप्रवर्तनीय बोलेंगे। ठीक है, जी सर। क्लियर? यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, आज भी जी सर, वाद क्या योजना है, ये वाद जी सर। योग्य नहीं है। लेकिन न्यायपालिका इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या में कर लेती है जब उसे आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई जैसे जी समझ सर। करो, अब समझना, कोई अनुच्छेद है, ठीक है, अब उसकी व्याख्या करने का मामला संविधान में के उस अनुच्छेद की व्याख्या करने का मामला आ गया है किसके पास, न्यायालय के पास। अब न्यायालय ने देखा उस आर्टिकल को, सपोज करो कि उस आर्टिकल में देखा कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं उससे बहुत ज्यादा अस्पष्टता नहीं आ रही है, यानी कि स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो वो क्या देखेगी, उससे जुड़े हुए अन्य प्रावधानों को देखने की एक बार सबसे पहले कोशिश करेगी। देखना ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वहां से जी सर। अगर अस्पष्टता मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो वो फिर प्रस्तावना में आएगी। ठीक है, प्रस्तावना में। ठीक है, इससे पहले एक और स्टेप है, वो ध्यान रखना, वो है संविधान सभा की बैठकों की चर्चा। ठीक है, संविधान सभा, संविधान सभा ने उस अनुच्छेद पे चर्चा करते वक्त क्या डिस्कशन किया है, क्या डिबेट में बातें हुई हैं, ये भी देखा जाएगा। अगर मान लो वहां भी कुछ नहीं मिलता है तो फिर प्रस्तावना की तरफ नजर दौड़ाई जाएगी। प्रस्तावना क्या कहती है? अब सपोज करो कि प्रस्तावना भी पूरी तरीके से मामले से बाहर हो जाए, यानी उस मामले को नहीं ज्यादा डिफाइन कर पाती है, तो होगा अन्य जो प्रणालियां हैं वर्तमान की, उनमें क्या चल रहा है, यानी कि मॉडर्न जो लॉ है वो क्या डिफाइन कर रहा है। कहीं और किसी स्रोत में उस चीज का अधिकार मिलता है तो वहां से फिर न्यायपालिका जो है व्याख्या का स्रोत खोज लेती है। क्लियर? जी सर। तो ये एक तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स हमें पता होना जरूरी है कि संशोधन कैसे हो सकता है।
ठीक है। तो संशोधन मतलब सॉरी व्याख्या कैसे हो सकती है अगर कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है किसी अनुच्छेद या संवैधानिक मामलों में कहीं व्याख्या खोजी जा रही है तो। ठीक है। जी सर। संशोधनीयता पे कुछ केसेस हैं, आपको भी पता है, मैं चाहता हूँ कि इनको एक बार हम लोग थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन कर लें। तो कुछ ईयर भी मैंने दिए हुए हैं कुछ में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बेरूबाड़ी केस इंपॉर्टेंट है, 1960 का केस है, और इसने सीधे बोला कि ये जी संविधान का सर। भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए मैं इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? जब वो जी संविधान सर। का भाग है ही नहीं तो उसमें संशोधन कैसे हो सकता है, बेरूबाड़ी केस में ये बोला गया। ठीक है। उसके बाद जी है सर। एक और केस आता है, थोड़ा सा अभी मैं मिस कर रहा हूँ। गोलकनाथ केस है गोरखनाथ या 1967 फिर सर। गोपालन केस, दोनों में से कोई एक केस है जहां पे प्रस्तावना के संदर्भ में बात की गई है। ठीक है तो जुड़े हुए मौलिक अधिकारों से, लेकिन उनमें से किसी एक में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है। जी सर। केशवानंद भारती केस ने 1973 में इस बात की पुष्टि कर दी कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे की अवधारणा यहां से शुरू हो जाएगी। क्लियर? जी सर। जी सर। एस आर बॉम्बई बॉम्बई जो केस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जगहों पे मिलता है, तो थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी में इसको ध्यान रखना। तो वो जो है केशवानंद भारती केस की जो व्याख्या है उसकी पुष्टि करता है। ठीक है। और जी ये भी सर। बात ध्यान में हमें रखनी होगी कि 42वां संविधान संशोधन करके जो है सरकार के द्वारा जो क्या किया गया, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। क्लियर? जी सर। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, जिसको जो है बाद में न केवल न्यायपालिका ने बल्कि जो है विधायिका ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि ये ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या है, बता सकते हो? अगर संशोधन कानून सर। में संशोधन करना होगा तो किस तरीके से संशोधन होगा? सर ये विशेष बहुमत से होगा और 368 के तहत सर। ठीक है, वो तो विशेष तीन बहुमत सौ से। अड़सठ के अधीन होगा, क्योंकि अगर संविधान का भाग है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और कहाँ कहाँ पे साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं? सर साधारण में तो सर जो दो वाला आर्टिकल है जो प्रवेश जो राज्यों का सर। दो है या तीन है? सॉरी। ठीक है, दो दो तीन के तीन में जो अलावा, भी है। दो तीन के अलावा भी कोई अनुच्छेद है जिसमें जो है हमें अगर परिवर्तन करना होगा तो जो है हम वो कर सकते हैं? और ये सर राज्यों की जो विधानसभाएं हैं सर उसमें भी शायद है साधारण। राज्यों की विधानसभाएं क्या? जैसे सर गठन करना है तो वो भी शायद साधारण से ही है। विधानसभाओं का गठन है या विधान परिषदों के गठन की बात कर रहे हैं? सॉरी विधान परिषद सॉरी विधान परिषद। कंफर्म हो आप? जी सर विधान परिषद ही है सर साधारण बहुमत से। ठीक। तो थोड़ा सा हमें इनको जो है जोड़ के रखना होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे जी बढ़ते हैं। सर। ठीक है। अब इसको कुछ सी कुछ जो अगर कहें तो विद्वानों के द्वारा जो इसे कुछ बोला गया है। ठीक है। जैसे पालकी वाला ने इसे संविधान के परिचय पत्र के तौर पे बोला है। और जो है कृष्ण स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा दीर्घकालिक सपनों का विचार है एक तरीके से। संविधान की जी आत्मा, सर। ध्यान रखिएगा ये पूछा जा चुका है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, इसमें यूपी पीछे जो है कंफ्यूज हो चुका है। ठीक है। कंफ्यूज हो जी चुका सर। है, बेसिकली उसने पूछा था कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना के लिए इन्होंने उत्तर दिया कि प्रस्तावना है संविधान की आत्मा। और लगाया, पूछा वहां पे कि कौन किसने कहा, तो उन्होंने अंबेडकर को बोला, जबकि अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को बोला है कि जी सर। वो संविधान की आत्मा है। जी क्लियर? सर। यहाँ पे जी क्लियर सर। रहिएगा कि संविधान को का पवित्र दस्तावेज उसको अंबेडकर ने बोला है। जन्म कुंडली के तौर पे के एम मुंशी के द्वारा उसको बोला गया है। तो कुछ ऐसे तथ्यात्मक जानकारियां आपको जोड़ के रखनी होंगी। ठीक है। जी सर। यहाँ पे ये समता है टाइपिंग की। ठीक है, ये होगा। ठीक है। अब यहाँ पे पंथ निरपेक्षता का मतलब पता है, कोई कंफ्यूजन उसमें? नहीं सर इसमें पता है। ठीक है। जी सर। पंथ निरपेक्षता का मतलब यहाँ पे सामान्य तौर पे लिखा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य जो है किसी धर्म को लेकर के जो है मतलब जो है ज्यादा झुकाव नहीं रखेगा। और वो तटस्थ होगा, अगर आवश्यकता होगी तो जी जिस सर। भी धर्म को आवश्यकता है उसका सहयोग कर सकता है या उसके लिए कार्य कर सकता है। ठीक है। जी सर। गणराज्य का मतलब पता है आपको? कैसा सर? गणराज्य।
हाँ सर, कि जो हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति जो होंगे, वो राष्ट्राध्यक्ष जो भी है, तो वो सर वंशानुगत नहीं होगा, जैसे सर ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में तो होता वो है तो सर। वहां पे वो गणराज्य नहीं है, वो राजतंत्र है, जी सर, वो वंशानुगत बता रहे राजतंत्र है। ठीक है, जी। वो सीमित जी तंत्र है लेकिन वो वंशानुगत है। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होता है, तो निर्वाचित जहां भी होगा राष्ट्राध्यक्ष, वो गणराज्य बोला जाएगा। ठीक है। संप्रभुता का मतलब, सर, ऐसा मतलब कोई राष्ट्र हो या फिर राज्य है जो आंतरिक और बाह्य माध्यम सर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके सर, मतलब बाद यानी देखना कि हो सर, बाद आपकी ऐसा। उन शक्तियों पे संप्रभुता का मतलब होगा कि कोई निर्णय अगर आपको करना है, ठीक है, तो इस निर्णय पे न तो कोई बाहरी प्रभाव पड़े, ठीक है, या न तो आप किसी बाहरी प्रभाव में आकर के अपना निर्णय बदल दें। ठीक है, स्वतंत्र होगा, जी सर। ये स्वतंत्र होकर के निर्णय लिया जाएगा। क्लियर, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जी जाएगी। अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इसको जो है बोला गया है, कुछ महत्व है, यानी कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने चूंकि इसको उद्देश्य प्रस्ताव से बनाया है, तो इसका मतलब है संविधान निर्माता क्या कहना चाहते थे या क्या करना चाहते थे, उनके मन में क्या था, उसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। और संविधान के अर्थ निर्धारण में, यानी कि किसी प्रावधान में, जैसा मैंने बताया, उसके निर्धारण से संबंधित कोई भी अगर समस्या आएगी तो प्रस्तावना का भी उपयोग किया जाता है। अब जरा मूल संविधान में मुझे बताइए कि कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, और कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान। मूल संविधान में सर 8 अनुसूचियां थी, और अ, और 12 भाग थे। 12 नहीं भाग तो पहले भी थे नहीं अभी। नहीं, भाग 22 सॉरी, थे। 22, हाँ सर, 22 भाग थे, 12 कहाँ से। और 22 सर। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद सर, अभी है ना सर 395 सर। ठीक है। जो उस समय अनुच्छेद थे 395 था, और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में सर संशोधन को लेकर अगर जोड़ेंगे तो वो सर बढ़ जाता है, बताओ। ज्यादा है सर। याद नहीं है अनुसूचियां सर, कितनी है? लेकिन 400 प्लस है सर। अनुसूचियां क्या कितनी है? 400 अनुसूचियां तो सर 12। 12 अनुसूचियां हैं। जी सर। ठीक है। भाग कितने हैं? अभी भी सर 22 ही बार। ठीक है। और अनुच्छेद? मूल में तो सर देखेंगे 395, लेकिन सर उसमें जो अगर मूल संशोधन करके संख्या सर देखेंगे, ऐड कर। रुक जाओ मैं क्लियर ही कर देता हूँ, तुम बोल रहे हो तो उससे जी सर। तुमको भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मूल अनुच्छेद में अगर बात करें जी सर। संख्या, तो 395 अंक ही उसमें दर्ज है। लेकिन संख्या की बात करेंगे कि कितने आर्टिकल हैं, जैसे जो है हम आज बात करते हैं ना, 31A, 31B, इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग अनुच्छेद है, कैपिटल ए लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि जो है हमने बिना मूल संख्या 395 में कोई छेड़खानी किए जो है अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि करा दिया है। और ये जो वर्तमान में है वो 450 के आसपास जो है अनुच्छेद है। जी सर। ठीक है, जी सर। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब मुझे जरा ये बताओ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ कि कुल अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक बता सकते हो कि कौन सी किससे जुड़ी हुई है? जी सर। बताओ। पहले में सर संघ और पहली अनुसूची में सर संघ और राज्य क्षेत्र है। हम्म। ठीक है। और दूसरे में सर दूसरी अनुसूची में सर वेतन भत्ते हैं। ठीक है, किसके वेतन भत्ते? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर सर। ठीक है। सॉरी, ये तो शपथ में हो गए, हाँ ये भी सर है। लेकिन उस सर शपथ में भी अलग है सर ये। और तीसरी अनुसूची में सर शपथ है। और चौथी अनुसूची में सर राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है सर, वो है। और सर पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, वो है सर। पांचवी और और छठवीं? छह में सर एस सी? और छह में सर ठीक है। छह में सर कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जैसे असम, त्रिपुरा, नहीं नहीं, मेघालय, विशेष मिजोरम राज्य का नहीं उसके। है, नहीं 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 नहीं, विशेष राज्य नहीं, विशेष सॉरी सॉरी। किसी क्षेत्रों का दर्जा है। जी सर, ठीक है। जनजाति, जी सर। जी हाँ, सर। राज्य नहीं, विशेष राज्य का दर्जा संविधान में नहीं उल्लिखित है, क्लियर रहिएगा। ठीक है। जी सर। आगे, 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में सर शक्तियों का विभाजन है सर, जैसे संघ सूची, राज सूची और सर समवर्ती सूची, वो सर ठीक शक्तियों है, का विभाजन। विषयों का विभाजन। जी सर। और आठवीं अनुसूची में सर भाषा है सर। 8वीं में और भाषा। सर दो अब, थोड़ा सा बता लेने दो फिर उसके बाद।
तो 11वीं अनुसूची किससे है? और वो सर, इससे पंचायती, ये सर पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती में सर, पंचायती। पंचायत से। 12वीं अनुसूची। और ये सर नगर निकाय है, नगर निगम वगैरह, नगर निकाय सर, और एक उससे। और कोई अनुसूची है? है सर वो, क्या बोलते हैं, सहकारी समिति वाला सर, वो है। कौन सी है? लेकिन शायद सर उसमें अनुसूची में नहीं है शायद। कंफर्म बताओ। भाग में है सर। भाग में तो है। मैं शायद भी मुझे श्योर हूँ, चलो। अब तुमने बोला है कि अनुसूची में उसका उल्लेख है, तो आपने बोला कि एक अनुसूची है सहकारी समितियों के लिए। सर मुझे लग रहा है सर, नाव के काम में ही है, या तो फिर इसमें नहीं है शायद। ठीक है। तो नौका का तो अभी भी भाग है, वो फिर से मैं क्लियर कर दूं, वो भाग है। ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है। क्लियर? काम। जी सर। तो ये वाला जो आपने बताया, ये बेसिकली यहाँ पे नहीं होगा, ये भाग है। ठीक है। वो अनुसूची नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि अगर एक भी अनुसूची होती तो क्या होती, वो 13वीं अनुसूची होती। अभी तक 13 फिर अनुसूची जी थी। सर। ठीक है। आपने जी अभी सर। तक जितना भी पढ़ा है वो केवल और केवल जो 12 अनुसूचियों की बात पढ़ी है, तो वो वर्तमान में उतना ही है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि इतने इतने बड़े जी सर। ब्लंडर्स आप नहीं कर सकते, और नहीं जो है हम जो रिसोर्सेज पढ़ रहे होते हैं उसमें इतने बड़े ब्लंडर्स होंगे कि वहां पे 12 की बजाय 14 लिख दिया जाए, या 15 लिख दिया जाए, या घटा दिया जाए। ठीक है। तो इसलिए ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने लिए, तो कभी कभी अपने पढ़े पे क्या करना है, हमें भरोसा करना है। ठीक है। यहाँ पे जी कुछ सर। जो है, अगर बात करें तो प्रमुख जो अनुसूचियां हैं वो हमने रखा है, वैसे डिटेल भी रखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला हमने रखा है वो है 9वीं अनुसूची। क्यों इंपॉर्टेंट है? जी सर। क्योंकि वो भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। ठीक है। जी सर। किससे जुड़ी हुई है? भूमि सुधार से। बूम सर। जी सर। ठीक है। और इसका इसका महत्व क्या है, ये पहले ही संविधान संशोधन से जुड़ी गई है। ठीक है। जी सर। प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, छोटा लिख रहा हूं ताकि जो है थोड़ा समय कम लगेगा। प्रथम संशोधन से, और खास बात देखो, कब हुआ है पहला संशोधन? 1951 में सर। 1951 में। और हमने संविधान अंगीकृत पूरी तरीके से कब किया है? 26 नवंबर 1949 को सर। 26 जनवरी, पूरी तरीके से अगर कहूंगा तो पूरी तरीके से हमने 26 जनवरी 1950 को किया है। 1950, जी सर। ठीक है। लगभग कितना समय हुआ? 1 वर्ष। 1 वर्ष, जी सर। ठीक है। 1 वर्ष के भीतर ही हमने पहला संविधान संशोधन कर लिया है। क्लियर? जी महत्ता सर। समझना, इसकी महत्ता कितनी है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया। अनुच्छेद बता सकते हो? जी सर। 43 बी सर ना, नहीं 43 बी। नहीं 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 नहीं। 31। सॉरी, वो तो सर सहकारी समिति ही हो जाएगा। ठीक होगा, राइट? जी सर। हाँ, ये जेएनके से जुड़ा हुआ, तो ये तो डिलीट हो गया। ठीक है। 31 बी है, इसी में अनुसूची की बात की गई है। ठीक है। जी सर। जी तो सर। आके हम जब पढ़ेंगे तो उससे भी हम चीजों को चेक कर लेंगे, यहाँ पे ये चीज हमें थोड़ा सा जोड़ना होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि पंचायतों से जुड़ा हुआ है 11वीं अनुसूची, और इसमें 29 विषय हैं। ध्यान रखिएगा, ये 1992 का संशोधन है। ठीक है। लागू जी होते सर। वक्त ये 93 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जी तो सर। यहाँ जी पे सर। नगर पालिका में 18 विषय रखे गए हैं। क्लियर? वो 12वीं अनुसूची है। इसी तरीके से अगर आप गौर करोगे, तो यहाँ पे सारी अनुसूचियों की जानकारी हम रखते हैं कि प्रथम जो है क्या बात करता है, जैसे संघ और राज्य क्षेत्र की बात करेगा। पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है, वेतन और भत्ते जो आपने बताया था। इसमें जो है जी सर। शपथ है, जिसमें 3 लोगों की बात की गई है। ठीक है। जी सर। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की पद शपथ जो है यहाँ पे शामिल है। इसका मतलब ये कहाँ पे है? संविधान में। आर्टिकल, जी सर, इनका आर्टिकल ठीक में है। उल्लेख ही है, जी सीधे सर। सीधे जी संविधान सर। में उल्लिखित है। तो 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है। अब इन 3 के जी अलावा सर। सारे पदाधिकारी जो होंगे, उनके जो है जो शपथ का उल्लेख होगा, वो तीसरी अनुसूची में हो जाएगा। क्लियर? जी सर। तो जी ये सर। अब देखो, अब हमें सबको याद नहीं रखने की जरूरत है, अब बस हमें क्या करना है, हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 याद कर लेने हैं कि वो उसमें नहीं शामिल है, उनका संविधान में है, और इसके अलावा जो भी हैं वो तीसरी अनुसूची में आ जाएंगे। क्लियर? जी सर। उसी तरीके से चौथी जो अनुसूची है, वो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया गया है राज्यों के लिए, वो हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है, जी सर। पहली अनुसूची
और चौथी अनुसूची, ये दोनों किससे जुड़ी हुई है? राज्यों से जुड़ी हुई है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या कुछ भी किया जाएगा, वो है दूसरा और तीसरा। ठीक है। और चौथा जी इस सर। बात की जी तफसील करता है कि दूसरे तीसरे अनुच्छेद और पहली और चौथी अनुसूची में किसी भी प्रकार का किया गया बदलाव संविधान संशोधन नहीं होगा, या संविधान संशोधन जी की सर। प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा। बात समझ में आई? वो क्या हो जी जाएगा? सर। वो साधारण बहुमत से किया जाने वाला संशोधन। क्लियर? जी सर। जी सर। पांचवी आपको पता ही है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन की बात करती है। उसी तरीके से छठवीं अनुसूची जो है, अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रों में जो है, अगर बात करें यहाँ पे, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पांचवी अनुसूची में जिनकी बात की जाएगी उनकी छठवीं में नहीं की जाएगी, और छठवीं में जिनकी बात की जाएगी उनकी पांचवी में नहीं की जाएगी। क्लियर? तो जी इसलिए सर। आप बस जी ये सर। नाम याद कर लो, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मेघालय। ठीक है। जी सर। इनका जिक्र कहाँ पे मिलेगा? छठवीं अनुसूची में। क्लियर? और पांचवी जी सर। अनुसूची में इनसे इतर जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन किया जाना है, उनका उल्लेख पांचवी अनुसूची में मिलेगा। जी क्लियर? सर। जी सर। सातवीं अनुसूची की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा जो होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको। क्लियर? आठवीं में जी भाषाएं दी सर। गई हैं। आठवीं में कितनी भाषाएं हैं यहाँ पे? वर्तमान में तो सर 22 भाषाएं। ठीक है। और सबसे अंतिम में जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? सर संशोधन के मूल संविधान में तो सर आई थिंक अच्छा चलो, मूल संविधान की बात करें तो बताओ कितनी थी? मूल संविधान में सर शायद 14 थी क्या। ठीक है। उसके बाद? और 21वां संविधान 1967 सिंधी जोड़ी गई थी सर एक। ठीक है, बताओ, चलो आगे बढ़ो। और 71वां संविधान 1992 के द्वारा सर नेपाली, मणिपुरी और नहीं